हम मैथ का क्वेश्चन बैंक का 2012 वाला क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, समझ गए ना। 2011 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, टाइम मिलेगा तो उसको भी हम बता देंगे, समझ गए। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में कम टाइम रहता है और इसको जल्दी जल्दी बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिलता है तो इसमें ठीक है। उसमें है कि लंबा लंबा टाइम चाहिए, तो जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसको समझिएगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है वो भी बता देंगे। 2012 का क्वेश्चन बैंक का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। देखो इधर क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो याद रखना, माध्य के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। माध्य से रिलेटेड फार्मूला याद रखिएगा। माध्य का एक फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। इसके अलावा माध्य का फार्मूला क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। जो माध्य से रिलेटेड सवाल पूछता है परीक्षा में उसको हम बता दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भी प्राकृत संख्या का माध्य पूछे, प्राकृत संख्या का माध्य पूछे, संख्या का, समझ गए ना। माध्य से रिलेटेड कुछ चीज़ को डायरेक्टली है कि हम बहुत कम समय में बना सकते हैं। जैसे प्राकृत संख्या का माध्य पूछता है, पूर्ण संख्या का माध्य पूछता है, सम संख्या का माध्य पूछता है, विषम संख्या का माध्य पूछता है। तो इसको कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा। जब भी प्राकृत संख्या का माध्य पूछे ना, जब भी प्राकृत संख्या का माध्य पूछे तो जितना पूछे ना उससे एक ज़्यादा, मतलब अगर 10 पूछे तो 10 से एक ज़्यादा, एक ज़्यादा बाई 2, समझ गए ना। जितना प्राकृत संख्या का माध्य पूछेगा, जे को प्राकृत संख्या का माध्य पूछेगा उतना प्लस 1 कर देंगे बाई 2। क्लियर है। अगर पूछेगा पूर्ण संख्या का माध्य, समझ गए, प्राकृत संख्या का माध्य पूछेगा तो क्या कहेंगे? n + 1/2, मतलब जितना प्राकृत संख्या का माध्य पूछेगा ना उसमें 1 जोड़ना है, आधा कर देना है। पूर्ण संख्या का माध्य पूछेगा तो 1 घटाना है, आधा कर देना है। पूर्ण संख्या का पूछेगा तो 1 घटाना है, आधा। प्राकृत संख्या में 1 जोड़ना है, आधा। सम संख्या का पूछेगा तो जितना का पूछेगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। अगर 2 सम संख्या का पूछेगा तो 3 आंसर, 4 सम संख्या का पूछेगा तो 5 आंसर, विषम संख्या का पूछेगा तो 1 घटा दीजिए। नहीं, डायरेक्ट वही के वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर पूछेगा यहाँ पे 10 प्राकृत संख्या का माध्य पूछेगा तो प्राकृत संख्या का माध्य में क्या कहें? 1 जोड़ना है, आधा कर देना है। तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 के आधा हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा आंसर। मान लो इसमें पूछेगा 10 पूर्ण संख्या, 10 के अलावा कुछ भी पूछ सकता है पूर्ण संख्या का माध्य। तो पूर्ण संख्या पूछेगा तो 1 घटाएंगे, आधा। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 के आधा 4.5। क्लियर है, ये आंसर हो गया, याद रखना है। पूछेगा आपसे 10 सम संख्या का माध्य, 10 सम संख्या का माध्य। तो हम क्या करेंगे? 10 सम संख्या का पूछेगा तो 1 ज़्यादा, तो 10 का पूछ रहा है ना तो 11 आंसर। क्लियर है। अब पूछेगा आपसे 10 विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या का माध्य। विषम संख्या का माध्य जिसका पूछे वही आंसर, 10 का पूछेगा तो 10 आंसर, समझ गए ना। तो प्राकृत संख्या में 1 ज़्यादा प्लस आधा, पूर्ण संख्या में 1 कम प्लस आधा, सम संख्या में 1 ज़्यादा आंसर, अब विषम संख्या में वही आंसर। अब एक क्वेश्चन पूछा था, इससे रिलेटेड हम बहुत सा सवाल लगभग 4-5 नंबर का बता दिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 5 पूर्ण संख्या का ना माध्य पूछ रहा है, 5 पूर्ण संख्या का माध्य। तो पूर्ण संख्या में क्या कहते हैं? 1 घटाना है, आधा करना है। तो आपका जो सवाल जो है यहाँ पे बन रहा है इसका हो जाएगा 1 घटाएगा, तो 5 में से 1 घटाएगा तो कितना होगा? 4। 4 होगा ना। 4 के आधा कितना होगा? 2 आंसर। ये पहला का आंसर कितना हो गया? 2। समझ में आ गया? पहला का आंसर 2। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कर रहा है 2 वृत्त के क्षेत्रफल, 2 वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4:1, उसकी त्रिज्या। याद रखना, जब भी क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और त्रिज्या पूछे, कुछ चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन को
क्षेत्रफल दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, त्रिज्या, भुजा, ऊंचाई, परिधि, परिमाप। देखो क्षेत्रफल दिया रहे, समझ गए ना। त्रिज्या पूछे, भुजा पूछे, ऊंचाई पूछे, परिधि पूछे, परिमाप पूछे, तो हम वर्गमूल निकाल देंगे। इससे जो आंसर आएगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर त्रिज्या भी पूछा है ना, कोई भी चीज़ रहे, वृत्त के अलावा आपका कुछ अलग चीज़ भी रह सकता है, भुजा पूछ सकता है, वर्ग रहेगा तो उसमें भुजा ही ना पूछेगा, ऊंचाई पूछ देगा, बेलन रहेगा, ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दिया रहे, और जब भी हमारा त्रिज्या, भुजा, ऊंचाई, परिधि, परिमाप पूछेगा ना तो वर्गमूल तोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। और याद रखना, अगर मान लो त्रिज्या, भुजा, ऊंचाई, परिधि, परिमाप दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। क्षेत्रफल दिया रहे तो वर्गमूल, और ये सब दिया रहा है, क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर। तो ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या ना पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, वर्गमूल तोड़ देंगे। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और 1 का वर्गमूल 1, तो 2:1। क्लियर है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया ना 2:1। दूसरा का आंसर हो गया 2:1। 2:1 कैसे आया, क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्षेत्रफल दिया था, त्रिज्या पूछ रहा था, निकाल दिया, वर्गमूल तोड़ दिया। क्लियर है। अब आगे है tan थीटा का मान √3 है, तो थीटा का मान, तो tan में किसका मान √3 होता है, तो tan हम याद रखेंगे, tan का कुल मान लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, सबका मान रिपीट हो जाएगा। तो tan 0 का मान कितना होता है बताओ, tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, tan √3 ना पूछा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा, समझ गए ना। आगे cos 60 + 1 cos 60 - 1, इसका आंसर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है cos 60 + 1 cos 60 - 1। ठीक है, तो cos 60 का आंसर क्या होता है, cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, +1। cos 60 का मान 1/2 - 1 होता है कि नहीं होता है। क्लियर है ना, समझ गए ना, इसको याद रखिएगा। cos 60 का मान होता है 1/2। क्लियर है ना, और cos 60 का मान 1/2, ऊपर 1 जोड़ेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1। और याद रखना, जब भी जोड़ना रहे, 1 जोड़ना रहेगा ना तो आपस में जोड़ देंगे, 1 घटाना रहे तो आपस में घटा देंगे। जैसे देखो इसमें 1 जोड़ना है ना तो इतना लघुत्तम लघुत्तम नहीं निकालेंगे, आपस में इसको जोड़िए, 2 में 1 जोड़िए, 3/2। क्लियर है। घटाना ना है तो इसमें 1 घटा दीजिए, 1 घटाना ना है इसमें घटा दीजिए, लेकिन ये माइनस, ये 2 से इसको घटा देंगे, तो ये 1 प्लस में 2 से घटा देंगे तो -1, तो क्या हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, 3/-1, मतलब हो जाएगा 3/-1 मतलब -3। कहने का मतलब जब भी कोई भी चीज़ में 1 जोड़ना रहे, फट से आपस में जोड़ दीजिए। घटाने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 घटाना रहे तो नीचे ज़्यादा है तो माइनस में आंसर, ऊपर ज़्यादा है तो प्लस में आंसर। ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल देते हैं, 3/2 + 1 है ना, तो आप इसका आंसर आपस में जोड़िए, 3×2 = 5/2, 3/2 - 1 है ना, तो ऊपर ज़्यादा ना है तो इसका आंसर प्लस में हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1/2, नीचे वाला जो का त्यों रहेगा। लेकिन इसी को अगर ऐसे कर देते हैं, ऊपर में कम ना है
तो इसका आंसर माइनस में होगा। 3 में से 2 गया 1/3। आप इसको हल करोगे ना तो वही आएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस 1 बटे साइन 30 डिग्री माइनस 1, इसका आंसर निकालना है, समझ गए ना। और tan 45 डिग्री प्लस 1 tan 45 डिग्री माइनस 1, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे, समझिए। अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे देंगे। 5वां नंबर समझते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है f(x) का मान दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1, तो 1/α प्लस 1/β। f(x) बराबर दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1, 1/α प्लस 1/β निकालना है, समझ गए ना। तो याद रखना है, जब भी इस 1/α प्लस 1/β पूछेगा तो आप इसका फार्मूला लगा दोगे -b/c। क्या लगा दोगे? -b/c, समझ गए ना। 1/α प्लस 1/β का फार्मूला होता है -b/c। क्लियर है? तो ये a का मान स्क्वायर वाला के बगल में जो रहेगा a, तो ये x² है ना, इसके बगल में कुछ नहीं तो a, जो सिंगल रहेगा उसके बगल वाला b रहेगा, जिसका कोई नहीं c। तो देखो b का मान 1 न है, फार्मूला में माइनस है, इसका मान प्लस में, और c का मान भी 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? समझ में आ गया ना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं। f(x) बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1, 1/α प्लस 1/β नहीं निकालोगे, आप मुजबानी निकालोगे। -b/a होता है, फट से -3/1 कर दोगे। f(x) बराबर 3x² प्लस 7x प्लस 2 -2/2 कर दोगे। 1/α प्लस 1/β पूछेगा तो निकालोगे। इसके अलावा कुछ फार्मूला इसमें याद रखिएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a होता है, इसको याद रखना है, समझ गए ना। ये फार्मूला है, और ये क्वेश्चन से रिलेटेड 2 सवाल दिए हैं, इसको बना लेना। क्लियर है? आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, बिंदु Q से, 7वां नंबर क्वेश्चन है। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या। तो इसको समझिएगा। बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, 5वां नंबर, 6ठा नंबर नहीं, 7वां, 6ठा, अभी 6ठा बताना है। 6ठा देखो, समझो। कह रहा है द्विमूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। मतलब 2 हो गया योगफल, शुरू में देखो योगफल तो 2, गुणनफल तो -15, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए कर रहा है। तो देखो इधर 6ठा नंबर बता देते, उस टाइम भूल गए। योगफल का मान 2 दे दिया है, गुणनफल का मान -15 दे दिया है, समझ गए ना। योगफल का मान -2, गुणनफल का मान -15, तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस योगफल x प्लस गुणनफल। याद रहेगा, x² माइनस योगफल का मान कितना है 2x, और गुणनफल का मान कितना है -15, x² माइनस 2x माइनस 15। ठीक है ना। किताब में यही फार्मूला को अच्छा से इस प्रकार से लिख देगा। द्विघात बहुपद बराबर है x² माइनस योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, फट से है कि आंसर दे दोगे, समझ गए ना। योगफल 2 दिया हुआ था, गुणनफल x² प्लस 2x माइनस 15। ठीक है ना। अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन कुछ देते हैं। योगफल दे दिया 7 और गुणनफल दे दिया 8, तो क्या होगा? x² माइनस 7x प्लस 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ गए ना। तो ये प्लस में रहे, अगर ये दोनों प्लस में है तो माइनस में आंसर होगा, और ये वाला तो प्लस रहे तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो समझ गए ना। x² माइनस 2x माइनस 15, x² ये प्लस में है तो प्लस 2x, ये माइनस 7x, ये वाला, ये योगफल जो है ना, इस पर ध्यान देना है। योगफल प्लस में होगा ना
तो यहाँ माइनस, अगर माइनस में होगा तो यहाँ प्लस देना है, समझ गए ना। तो इसका निकाल लोगे, द्विघात बहुपद निकाल लोगे। मान लो क्वेश्चन दे दिया योगफल, योगफल का मान दे दिया 4 और गुणनफल का मान दे दिया -5। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकाल लिया जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा था, छठा क्वेश्चन हो गया 7वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपका मिल गया x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, डी नंबर। क्लियर है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 7वां नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो देखो ये एक वृत्त है, ठीक है ना, और Q एक बिंदु है यहाँ से, इस पर हम वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्लियर है। Q से किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्लियर है, स्पर्श रेखा खींचते हैं। इसके अलावा क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यह स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र ये ना हो गया, इसको O मान लो, कुछ नहीं दिया हुआ है, ये 25 है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या निकालिए, वृत्त की त्रिज्या निकालिए। मान लो ये Q हो गया तो ये P दे दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ गए ना। तो एक चीज़ याद रखना, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण हो गया ना, और ये क्या हो गया, लंब। लंब या आधार कुछ भी मान लो, तो ये हमारा आधार निकालना है। तो जानते ही हो कि जब भी हमारा आधार निकालना रहे या लंब निकालना रहे तो घटाते हैं स्क्वायर करके। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, और ये 24 का स्क्वायर 576। जब घटाओगे 15 में से 6 गया 9, और यहाँ हो गया 12 रूट 49, ये कितना हो जाएगा 7। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। ये Q हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया। मान लो ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, तो OP निकल जाएगा। OP या PQ या त्रिज्या, इसी को OP त्रिज्या ही है, समझ गए ना। मान लो ये हो गया OQ, ये मान लो 13 हो गया, ये 12 हो गया, OP निकल जाएगा। समझ गए ना। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, समझ गए ना। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे देखो 8वां नंबर, पाद में कर रहा है, चतुर्थांश में कर रहा है। तो हम चतुर्थांश के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समझ गए ना। ये देखो, ये अक्ष होता है, ये x अक्ष बोलते हैं, समझ गए ना। इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। इस पर जब भी होगा प्लस, इस पर जब भी होगा माइनस। ये बाई होता है, बाई में इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा माइनस। इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0 0 बोलोगे, याद रहेगा ना। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। तो इसमें ये देखो, ये पहला घर है, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, याद रहेगा, समझ गए ना। इसमें x को हम भुज कहते हैं, x को क्या कहते हैं, भुज। y को हम कहते हैं कोटि, x को भुज, y को कोटि। क्लियर है, x को भुज, y को कोटि। और याद रखना, सबसे पहले x लिखाता है। तो जैसे पहला ये घर है ना, तो पहला घर बनने में ये खंबा और ये खंबा लगा है, देखो 2 खंबा लगा है ना, हो ये खंबा लगा है। तो पहले x ना लिखाता है, तो x वाला देखो x प्लस है, y प्लस है। मतलब पहला चतुर्थांश में जब भी होगा फर्स्ट में प्लस प्लस होगा, याद रहेगा। पहला में प्लस प्लस, दूसरा देखो, दूसरा में ये खंबा और ये खंबा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखो पहले x ना होता है तो x माइनस में है और y प्लस में है कि नहीं। ये दोनों खंबा लगा ना, तो x माइनस में और y प्लस में, समझ गए। तो दूसरा में पहले माइनस, उसके बाद प्लस, याद रहेगा। तीसरा देखो, तीसरा बनाने में ये दोनों खंबा लगा है, तो पहले माइनस फिर माइनस, कारण कि x ना है, पहले x लिखा था। इसमें देखो पहले x ना लिखाएगा तो x प्लस है, y माइनस है। इसको याद रखोगे तो इससे इसी को चतुर्थांश या पाद कहते हैं। क्लियर है ना। तो पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। अब एक चीज़ और याद रखना, भुज कोटि समझ में आ गया। मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखना, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0 0। क्लियर है।
एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स को भुज कहते हैं, लेकिन एक्स अक्ष के से दूरी को कोटि कहा जाता है, याद रखना है। वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, लेकिन रहेगा वाई अक्ष से दूरी, तो ये भुज कहलाएगा। क्लियर है? शुरू में भुज रहता है, बाद में कोटि रहता है। तो यहाँ पे देखो सवाल क्या है, -4 और 3, -4 और 3 ये किस चतुर्थांश में? तो शुरू में माइनस ना है, इसके बाद क्या है, प्लस है। शुरू में माइनस, उसके बाद प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ गया, ये ना हो गया। तो इसको दूसरा पाद या दूसरा चतुर्थांश बोलेंगे, समझ गए ना? क्लियर है? ये याद रखिएगा, जो चीज़ बता रहे हैं ये एक्स्ट्रा, प्रत्येक क्वेश्चन में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को आगे वाला जो क्वेश्चन मिलेगा फ्यूचर में, उससे आपको परेशानी ना हो। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम का ना है, क्वेश्चन बस 10-10, 15-15 सेकेंड का है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में ये तो दूसरा पाद हो गया इसका आंसर। आगे है कौन परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या जानते ही हो, परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिस परिमेय संख्या उसको कहते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, समझ गए ना? और जिसका वर्गमूल टूट जाए, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वर्गमूल नहीं टूटे, ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ गए ना? तो कोई भी संख्या रहेगा परिमेय संख्या तो आप समझ जाओगे। अब देखो इधर √3 का पूरा वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो ये अपरिमेय हो गया। यहाँ देखो √2 से √2 कट जाएगा, तो अब बचेगा ये 2 ना, तो 2 परिमेय संख्या है, 2, ये बी नंबर ऑप्शन हो गया परिमेय संख्या। यही ना पूछा है। ये देखो 4 + √5 है ना, तो 4 परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय ना है। अगर √5 का वर्गमूल तोड़ोगे तो दशमलव में आएगा समथिंग, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सी भी हमारा अपरिमेय संख्या। √6 का भी पूरा वर्गमूल नहीं टूटेगा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब ये जो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं टूटे वो अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ गए, 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। ये अपरिमेय हुआ तो क्या हुआ, पूछेगा आपसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या क्या है, तो कहोगे सर √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। पूछेगा ये परिमेय संख्या कैसे हो गया, तो कहोगे सर √2 से √2 कट गया, बच गया 2 हमारा परिमेय संख्या है। 4 + √5 पूछेगा ये अपरिमेय संख्या कैसे है, तो कहोगे कि कोई भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़िए या घटाइए, वो अपरिमेय ही होगा। ये पूछेगा कहाँ अपरिमेय हो गया, बता दोगे। और इसके अलावा आप याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या, ये सवाल पूछता है, बहुत बार पूछता है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो आपका इसका आंसर हो गया, कौन सा आंसर हो गया, 2√2 √2 से 2 कट गया, बच गया 2 एक परिमेय संख्या। क्लियर है? अब 10 में द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, याद रखना। 10वां नंबर क्वेश्चन करते हैं बहुपद पहचानने के लिए। बहुपद पहचाने, याद रखो, जिसका जो याद रखना, जिसका पावर माइनस में है वो बहुपद नहीं है। नहीं वाला याद रखोगे ना तो हो जाएगा। पावर माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं है। अगर जो भी चर मान में ए से जेड तक जो भी रहे, चर मान में ए से जेड तक अगर हर में रहे, चर मान हर में रहे बहुपद नहीं, मतलब बटा के नीचे रहेगा ना तो बहुपद नहीं है। कटकुट का निशान दे रहे हैं, समझ गए ना। पावर माइनस में मतलब x के पावर -2 है तो बहुपद नहीं है, x के पावर -3 है तो बहुपद नहीं है। बटा में 1/x है, 1/y है तो बहुपद नहीं है, x² है तो भी बहुपद नहीं है। समझ गए ना, ये क्लियर हो गया। क्लियर है? इसके अलावा देखो इधर, जिसका पावर जितना ज़्यादा रहे वह उस घात का बहुपद कहलाता है, उस घात का बहुपद कहलाता है। अगर पावर 1 रहे मैक्सिमम, एक अधिकतम रहे, तो इसको रैखिक, एक घात वाला बहुपद को हम रैखिक कहते हैं। 2 अधिकतम रहे, तो इसको द्विघात। 3 अधिकतम रहे
तो इसको त्रिघात बोलते हैं। 4 अधिकतम रहे तो चतुर्थ घात, समझ गए ना। तो द्विघात बहुपद कह रहा है, द्विघात बहुपद पहचाने, बहुपद नहीं है कह रहा है, द्विघात नहीं, बहुपद नहीं है। देखो इधर क्या है, ए नंबर में √5x²। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, √5x², ये x² है जो रूट में नहीं है। देखो 5 ना रूट में है, ABCD का अच्छा रूट में नहीं होना चाहिए, ये सही है। आगे देखो 3√2x, ये खाली √2 पर है x, तो ये तो बहुपद है ना। सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद। समझ गए ना। हम क्या कहें, रूट किस पर रहना चाहिए, ABCD के अक्षर पर अगर रूट है तो बहुपद नहीं है। यहाँ देखो 1/4, ये अंक ना है, ABCD के अक्षर थोड़े ही बटा में है, ये देखो क्लियर है। ये इसका आगे ना माइनस, ABCD के अक्षर के ऊपर माइनस पावर में रहेगा तो बहुपद नहीं है। 1/√3, ये x हो गया, ये भी बहुपद है। समझ गए ना। सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3 ना है, तो ये त्रिघात, इसमें सबसे ज़्यादा 2। ये देखो x + 1/x आ गया, ABCD का अक्षर बट्टा में आ गया ना, तो ये बहुपद नहीं है। इसी को तो खोज रहा है, बहुपद नहीं है ना कह रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। ये देखो 3x² - 4x + 5, समझ गए ना, क्लियर है। तो ये आप जान गए। पूछेगा आपसे कि अच्छा ये बताओ, ए नंबर जो ऑप्शन जो हम बताए हैं, ए नंबर ऑप्शन कैसे बहुपद है। तो कहोगे सर बहुपद रूट में, बहुपद जो होता है ABCD का अक्षर जो है उस पावर उसका माइनस में रूट में रहे, बटा के नीचे रहे, तब ये देखो रूट में जो है ये ABCD के अक्षर थोड़े ही हैं। एक चीज़ नहीं बताया, ABCD का अक्षर अगर रूट में रहेगा ना तो वही बहुपद नहीं है। एक चीज़ लिख लीजिएगा, चरमान हर में रहे, रूट में रहे तो भी बहुपद नहीं। जैसे यहाँ पर रह गया √x, तो बहुपद नहीं। तो यहाँ पर रूट के 5 के ऊपर ना रूट है, x के ऊपर थोड़े ही रूट है। 3√2 ना है तो इसके ऊपर ना रूट है, ये सब के ऊपर थोड़े ही हैं, तो ये इसलिए ये बहुपद नहीं। अब आगे 11 नंबर क्वेश्चन है। सब ऑब्जेक्टिव हम ऐसे ही 2012, 13, 14 पूरा 2023 तक के पहले ऑब्जेक्टिव सवाल बता देंगे। फिर है जो कि हम 2 नंबर वाला सवाल बताएंगे, फिर 3 नंबर वाला सवाल, फिर 4, जैसे जैसे परीक्षा में पहले पूछता था अब पूछता, उसके हिसाब से हम सारा चीज़ बता देंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना उसके। ये देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर, 1 - sin² A बाई 1 - cos² है, 1 - cos² है। तो ये तो फार्मूला होता है सर, 1 - sin² A का फार्मूला क्या होता है, cos² A, याद रखना। 1 - cos² A का फार्मूला होता है sin²। स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया, बच गया cos A/sin A। cos बटे sin A होगा cot A, होगा कि नहीं होगा, समझ गए ना। ये फार्मूला को याद रखना है, 1 - sin² A होता है cos² A, पहला फार्मूला याद रखोगे, ठीक है। 1 - cos² A होता है sin² A, दूसरा फार्मूला याद रखोगे cos A/sin A होता है cot A होता है, तीसरा फार्मूला याद रखोगे। टोटल चीज़ पढ़ा दिया गया है, एक वीडियो डलाएंगे जिसमें मैथ का टोटल फार्मूला बता देंगे, समझ गए ना। इसको है जो कि आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रहेगा तब ये सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्लियर है। आगे देखो cos 48 - sin 42, 12 नंबर, cos 48 - sin 42, इसका शॉर्टकट हम बता चुके हैं पहले। देखो इधर sin cos sec cosec tan cot, ये दोनों रहे, मतलब sin cos sec cosec tan cot। अगर ये दोनों का जो मान थीटा का मान है जोड़ कर अगर 90 आ रहा है, साइन और कॉस से जोड़ के 90 आ रहा है, ठीक है ना, जोड़ के 90 आ रहा है, जोड़ के 90 आ रहा है, और घटाओ में तो आंसर 0, बट्टा में तो आंसर 1। जोड़ के 90 आ रहा है ना, और साइन और कॉस है ना, घटाओ है तो आंसर 0। अगर यही रहता बट्टा में रहता यहाँ पे cos 48 बट्टे sin 42, जोड़ के 90 आ रहा है ना, साइन और कॉस है ना, बटा में है तो आंसर इसका हो जाता है 1। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ गया ना। क्या कहे, साइन कॉस सेक कोसेक टेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं। मान लो रहेगा सेक 50 - कोसेक 40, बना दोगे
रहेगा कॉट 60 माइनस tan 20 बना दोगे। रहेगा आपका यहाँ पे sin 70 tan 30 लिख देते, sin 70 बटे cos 20 बन जाएगा। आपसे रहेगा यहाँ पे tan 48 बटे cot 42, समझ गए ना। घटा के रहेगा तो आंसर 0, बट्टा में रहेगा तो आंसर 1, याद रखना, जल्दी बन जाएगा, समझ गए ना। इससे रिलेटेड सवाल बता दिए। तो आगे 12 नंबर हो गया। 12 नंबर के बाद 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है बहुलक का फार्मूला है। तो बहुलक का फार्मूला याद रखना है। बहुलक का 2-3 फार्मूला बता देते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। बहुलक बराबर होता है, एक बहुलक का फार्मूला होता है जो 5 नंबर का सवाल में पूछता है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है। अब बहुलक होता है जो बहुत बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। क्लियर है ना। बहुलक 3 माध्यक। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है बहुलक बराबर 3, ब्रैकेटवा में की होगा तो 3 माध्यक होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, संगत भुजा। तो हम बताए थे ना, क्षेत्रफल दिया हो रहा है, भुजा पूछे, त्रिज्या पूछे, याद है आप लोग को, याद हो करिए। क्षेत्रफल दिया हुआ है ना 16:9 में, इसकी संगत भुजा का अनुपात। ऐसा ही क्वेश्चन एक ऊपर था, क्षेत्रफल दिया हुआ था और त्रिज्या का अनुपात, तो वर्गमूल तोड़े थे ना। हम बताए थे त्रिज्या पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा, भुजा पूछेगा, वर्गमूल तोड़ दीजिएगा अगर क्षेत्रफल दे रहे हैं। इसमें भी क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, समझ गए ना। और संगत ऊंचाई पूछा तो वर्गमूल तोड़ दीजिए। तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, 4:3। 14 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 16:9 है तो संगत भुजा। तो हम क्या कहें, वर्गमूल तोड़ दो। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, ये आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन दे देते हैं। क्षेत्रफल दे दिया 100 और 121, भुजा पूछ रहा है, बता दोगे। ये क्वेश्चन हो गया आपका। दे दिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे दिया 400 अनुपात 169 और ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई बता दोगे। ऊंचाई में भी वही चीज़ कहानी करना है, समझ गए ना। कोई भी चीज़ रहे बना दोगे। इसमें संगत भुजा पूछ रहा था। अब ये देखो 15 नंबर, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी। याद करो, हम बताए थे एक अक्ष को भुज कहते हैं, बाई अक्ष को कोटि कहते हैं। मूल बिंदु 0 0, बाई अक्ष से दूरी कोटि, अथी एक अक्ष से दूरी कोटि, बाई अक्ष से दूरी भुज। तो यहाँ क्या पूछा है, बाई अक्ष से दूरी। तो बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज। बाई अक्ष से दूरी भुज। तो ये हमारा हो गया, जबकि 15 नंबर का आंसर क्या हो गया, भुज। भुज क्लियर है, समझ गए ना। सब कारण बताएंगे, समझ गए ना। टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाता है। बाई अक्ष से दूरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुज। एक अक्ष से दूरी पूछेगा तो कोटि, बाई अक्ष से दूरी तो भुज। बाई अक्ष को कोटि, को पूछेगा तो कोटि। 16 नंबर, 16 नंबर समझिएगा। यह है 15:8 की मूल बिंदु से दूरी। दूरी मूल बिंदु से कर रहा है 15,8 मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ये निकालना है। तो देखो इधर, अगर x, y रहेगा ना, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, तो फार्मूला होगा √x² + y²। मतलब ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, वर्गमूल तोड़ेंगे, समझ गए ना। x y का मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x² + y²। मतलब कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और जोड़ दो, फिर वर्गमूल तोड़ दो। देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 289। 289 का वर्गमूल 17। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 17। पूछेगा 17 कैसे आया, तो कहोगे सर मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है ना, इसको स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें और जोड़ दीजिए। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ देंगे तो 289, या वर्गमूल फिर तोड़ेंगे तो 17। अब फार्मूला पूछेगा तो √x² + y²। अब यहाँ पर देखो 3, 4 का मूल बिंदु से दूरी,
मूल बिंदु से दूरी, नहीं निकल जाएगा। अंडर इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 लिख देंगे। इसमें आपसे पूछेगा 8 6 का मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, नहीं निकल जाएगा। 8 8 64, 6 6 36, 64 में 36 जोड़ देंगे 100, 100 का वर्गमूल तोड़ेंगे 10। क्लियर है? ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद, 2 है 7 है 12 है 10वां पद। तो आप एपी चैप्टर जो है इसमें ये सब पढ़े होंगे। ये देखो 10वां पद मतलब A10 में निकालना है तो A + 90, समझ गए ना, A + 90। यहाँ पर देखो A का मान हो गया 2 + 9 इंटू D का मान पीछे में से घटाओ, 7 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 5 और 9 × 5 = 45, 45 2 क्या हो जाएगा 47। याद रहेगा? फिर से देखो, जब भी 10वां पद रहेगा तो A + 90, समझ गए ना, A + 90। अगर 11वां पद रहेगा तो A + 10D, जितना पद पूछेगा ना से कम। अगर यहाँ पर 50वां पद पूछेगा तो A + 49D लिखेंगे, समझ गए ना। अब A क्या होता है, जो शुरू में रहता है वो A रहता है। D क्या होता है, पीछे वाला घटाओ आगे वाला, तो 7 में से 5 2 घटाओ तो 5 न होगा, 12 में से 7 घटाओ 5 ही होगा, कहीं भी घटाओगे D सब जगह से होगा। तो A 10 था तो A + 9D पूछेगा, ये A + 9D कैसे आया तो बता दोगे कि 10 है तो 1 9 लिखेंगे। A का मान 2 + 9 गुना D का मान 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 नहीं होगा, 45 और 2 47। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया। 10वां पद, इसका भी 10वां पद निकाल लेना, 10वें पद निकाल लेना, निकाल लोगे, रहेगा यहाँ पर 5 12 19, इसका भी 10वां पद निकाल लेना, 10वां पद ही निकाल लेना, ठीक है। इससे आपका जल्दी बन जाएगा, मुझबान नहीं निकाल सकते। देखो इसका 10वां तो A + 9D कहेगा ना, A का मान 3 और D का मान इसको घटाओ 5 आया ना, तो 9 में 5 से गुना कर देंगे तो 9 × 5 = 45 और 3 48। A का मान 5 और D हो जाएगा 15 में से 5 12 में से 5 जाएगा तो 7 ना होगा, हो तो 9 में से 7, 9 × 7 = 63, 63 और 5 मिल जाएगा। समझ गए ना, मुझबानी बना दोगे। ये सब सवाल आप बढ़िया से सीखिए, एक बार समझ में ना आवे दूसरा बार वीडियो देखिए, लेकिन सीखिए ज़रूर। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की एक कोण की द्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो, समद्विभाजक रेखा, तो वह त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ गए ना, देखो ये त्रिभुज है, कर रहा है एक कोण का समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक रेखा अगर इसका माध्यिका बन रहा है, समझ गए ना, तो ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु है, मतलब ये वाला भुजा बराबर ये वाला भुजा है, ठीक है ना, क्लियर है। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट परीक्षा में आएगा डायरेक्ट। 19 नंबर पाई एक क्या है, अभी बताया है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में बताए थे ना कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय कहते हैं, बताए थे ना। जिसका वर्गमूल टूट जाए उसको परिमेय, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय, वर्गमूल नहीं टूटेगा, अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या बताए थे ना, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है सवाल परीक्षा में, इसको याद रखिएगा। आगे है, ऐसे दो युगपत समीकरण के निकाय जिसमें एक भी बिंदु भयनिष्ठ नहीं हो, पर उसे क्या कहते हैं। देखो इधर 20 नंबर थोड़ा सा सवाल समझो। 20 नंबर सवाल का फार्मूला है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ग्राफ इसका प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद, ये संगत होगा, संगत, और अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या केवल एक हल, केवल एक हल, याद रखना, समझ गए ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, समानांतर, और ये असंगत होगा, और ये कोई हल नहीं होगा,
कोई हल नहीं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ग्राफ इसका समपाती होगा और ये संगत होगा और इसका अनेक हल क्लियर है, अनेक हल। इसको याद रखिएगा, समझ गए ना। अब देखिए अब देखो यहाँ पर कह रहा है ऐसे समीकरण जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है मतलब समानांतर। देखो समानांतर मतलब क्या होता है, समानांतर मतलब ये इसके समानांतर जा रहा है तो कहीं टकराएगा, उभयनिष्ठ होगा ही नहीं। जब भी उभयनिष्ठ एक भी बिंदु नहीं है तो क्या होगा, असंगत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंगत। याद रखोगे, समझ गए ना। तो 2012 का जो है ऑब्जेक्टिव 20 गो था 1 नंबर वाला सवाल, उसको हम बता दिए, समझ गए ना। इसको आप लोग रिपीट करोगे, बढ़िया से देखोगे और याद कर लेना, अति समझ लेना बढ़िया से। एक बार अगर वीडियो ना समझ में आवे, 2011 वाला देखो, 2011 वाला है जो कि हम लगभग 44 नंबर सवाल तक के बताए थे। 45 नंबर लॉन्ग सवाल है, दीर्घ उत्तरीय है, 5 नंबर के आता है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ता है, टाइम नहीं मिल पाता है जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। अब हम पहले शॉर्टकट वीडियो, जो छोटा वीडियो है जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसको बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आप देखते रहो और 2011 वाला जो ऑब्जेक्टिव बताया उसको भी एक बार देखो, समझ गए ना। और उसको देख करके है जो कि आप लोग है जो कि पढ़िए और इसको बनाते रहिए। अब हर दिन है जो कि एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर देंगे और आप लोग बार बार देखोगे और बार बार जितना देखोगे उतना बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका बढ़िया हो जाएगा, समझ गए ना। जिसको सब कुछ बन रहा है ना वो भी एक बार देखो, एक बार देख करके है जो कि उसको बनाते रहो। रिवीजन करना हो एक बार देख करके बनाओ या कॉपी पर ही रिवीजन करो, जैसे आपको इच्छा है, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है।